यहाँ हम ओपिनियन पोल देख रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले जो नरेंद्र मोदी के गुब्बारे की बात हो रही थी, हालांकि शुरू तो राहुल गांधी ने की थी, फिर यहाँ पर भी वही बात हो रही थी कि क्या वो रफ्तार धीमी पड़ रही है। उस गुब्बारे पर नरेंद्र मोदी ने ही जवाब दिया है, राहुल गांधी को जवाब दिया है कि 2012 में भी कहा था गुब्बारा फोड़ेंगे, 2012 में भी कोई गुब्बारा नहीं फोड़ पाया चंडीगढ़ में। तो ये कहा है नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के जवाब में। राहुल गांधी को मोदी ने जवाब दिया है चंडीगढ़ में बोलते हुए, जनसभा में बोलते हुए कि मोदी का गुब्बारा फूटेगा। ये बहुत बोल चुकी है कांग्रेस, 2012 में भी नहीं फोड़ पाई, खुद कांग्रेस का गुब्बारा फूट चुका है। शाहजहां ने गाजियाबाद में कहा कि एक नेता आए हैं जो गुजरात मॉडल लेकर के आए हैं, लेकिन थोड़े ही दिन में ये गुब्बारा फूट जाएगा। अरे मेहरबान, अभी 2012 के दिसंबर में गुजरात के मतदाताओं के सामने हम भी मैदान में थे, आप भी मैदान में थे। आपने गुब्बारे को फोड़ने के लिए आसमान जमीन की ताकत लगा दी थी, लेकिन गुजरात की जनता के दिलों में जो सच पड़ा था वो सच जीत करके आ गया। आपका झूठ का गुब्बारा नहीं चला। एक बार फिर सुन लेते हैं राहुल ने क्या कहा था। 2014 में एक नया गुब्बारा तैयार किया, बहुत हवा भरेगा इसमें, पूरा वक्त कर दिया इसको, नहीं आ रहा बहुत बड़ा इंडिया सैनिक का गुब्बारा गया ऊपर, और जितनी आवाज वो पिछले गुब्बारे के फटने के आई थी ना, उससे 3 गुना आवाज इसकी आएगी जब ये फटेगा। तो फिर सीधा अटैक कर रहे हैं राहुल पर रशीद। जी हाँ, इससे नरेंद्र मोदी को देखिए फायदा हो रहा है। राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टरियल डेमोक्रेसी का जो मॉडल है कि मतलब चुनाव जो है वो 542 लोकसभा सीट में हो रहा है, राहुल गांधी उसको बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बनाम अदर्स, तो उससे नरेंद्र मोदी को ही फायदा होता है। देखिए, मेरे लिए दिलचस्पी का विषय ये है कि ये तो बात पहले से तय है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरने जा रही है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी नेता नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें मिलती हैं, और नरेंद्र मोदी की वजह से उनका जो हाइप बनाया गया है, तूमार बांधा गया है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये एक असाधारण चुनाव है जिसमें इतनी व्यक्ति पूजा जवाहरलाल नेहरू के ज़माने के बाद में और 1971 में इंदिरा गांधी के बाद में पहली बार इतनी व्यक्ति पूजा हो रही है। ये हम सब समाज वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। जब व्यक्ति पूजा बहुत बड़े पैमाने पर होती है, एक व्यक्ति को लगभग मनुष्य की जगह एक डेमी गॉड, देवता बना दिया जाता है, उसके बाद लोकतांत्रिक मूल्य और दूसरी तमाम चीज़ें बहुत बड़े जोखिम में फंस जाती हैं। लेकिन गुब्बारा फूटेगा, ये जो राहुल गांधी ने बोला, उस पर जवाब भी देना पड़ा नरेंद्र मोदी को। जी हाँ, जवाब देना पड़ा इसलिए कि शायद नरेंद्र मोदी ये भी देख रहे हैं कि राहुल, इवन बीजेपी के नेताओं से भी हमारी बात होती है, राहुल इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे अभी हमने हाल में देखा, उम्मीदवारों का चुनाव हुआ है, अंबिका सोनी को खड़ा किया गया है, अमरिंदर को निकाल के लाया गया है। इससे ये लग रहा है कि कांग्रेस उस सारी खाई को बांटने की कोशिश कर रही है जिसका हम आजकल जो अनुमान देख रहे हैं चुनाव के। तो मुझे लगता है कि राहुल जो है उस आधार पर बोल रहे हैं, और मोदी जो जवाब दे रहे हैं वो तो राजनीति का हिस्सा है, ये सब तो होना ही है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बचना चाहिए लोगों को। एक छोटी सी बात मैं ये और कहूँगा, देखिए ये जो सब हो रहा है ये कुल मिलाकर भारतीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल शुभ स्थिति नहीं है। इस बात को दर्ज कर लेना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्याएं हम सब लोगों के सामने, जो मीडिया में हैं, जो विश्लेषक हैं, सबके सामने आने वाली हैं। खैर, लेकिन अब हम ओपिनियन पोल में आगे बढ़ते हैं, सीटों पे आगे बढ़ते हैं। पूर्व में क्या हो रहा है, वहां से बीजेपी क्या ले पा रही है, या कांग्रेस वहां बीजेपी को कुछ रोक पा रही है, या क्षेत्रीय दल आगे बढ़ रहे हैं, बता रही है सुमेरा। जी हाँ, तो पूर्वी भारत की बात बताएं उससे पहले जो अभी तक हमने आज ओपिनियन पोल में सीटें दिखाई हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो दिखा देते हैं। 134 सीटें दक्षिण भारत की जो हमने दिखाई हैं, उसमें यूपीए को 35 सीटें मिल रही हैं, एनडीए को तमाम गठबंधन कर लेने के बावजूद 21 सीटें ही यहाँ मिल रही हैं, लेफ्ट को 9 सीटें यहाँ मिल रही हैं, और अन्य के खाते में 69 सीटें जा रही हैं। तो अन्य जो है वो यहाँ एक बड़ा धड़ा है, ताकत जो क्षेत्रीय दल हैं उनके हाथ में ज्यादा दिखाई दे रही है दक्षिण भारत में। इसके बाद अगर बात करें पश्चिमी उत्तर भारत की, तो पश्चिमी उत्तर भारत में बीजेपी और उनके अलायंस
को, उनके गठबंधन को 106 सीटें मिल रही हैं। तो यहाँ साफ तौर पर बीजेपी बहुत आगे दिखाई दे रही है। यूपीए को 30 सीटें मिल रही हैं, लेफ्ट के खाते में कुछ नहीं, और अन्य को 5 सीटें मिल रही हैं। तो ये 141 सीटें पश्चिम भारत की। अब राज्यवार पूर्वी भारत की बात करते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सबसे आगे हैं। ममता बनर्जी को 28 सीटें मिल रही हैं, टीएमसी को, कांग्रेस पार्टी को 3 ही सीटें मिल रही हैं। लेफ्ट की भी बहुत बुरी हालत है, 10 सीटें उन्हें मिल रही है, और बीजेपी के पास 1 ही सीट है। 1 सीट उन्हें पहले भी मिली थी। तो ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर। इसके बाद बात करते हैं बिहार की। यहाँ से बहुत उम्मीद है बीजेपी को, और यहाँ काफ़ी मेहनत भी की जा रही है। यहाँ देखिए क्या तस्वीर है। कांग्रेस पार्टी और उनका गठबंधन आरजेडी के साथ है, उन्हें 12 सीटें मिल रही हैं। आरजेडी ने अपनी स्थिति को बहुत सुधारा है। बीजेपी को 19 सीटें मिल रही हैं, एलजेपी को 2, 21 सीटें मिल रही हैं बीजेपी के गठबंधन को। जेडीयू को बहुत नुकसान हो रहा है। जेडीयू को जो गठबंधन उन्होंने तोड़ा बीजेपी से, उसका नुकसान साफ तौर पर सीटों में दिखाई दे रहा है। 6 सीटें ही उन्हें मिल रही हैं, और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की, क्योंकि हम क्षेत्रीय दलों की भी बात कर रहे हैं कि उनकी ताकत क्या और बढ़ रही है। और वो देखिए, ये ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि बीजेडी की ताकत और बढ़ी है। 17 सीटें उन्हें यहां मिल रही हैं, बीजेपी को 2 सीटें ही मिल रही हैं, और कांग्रेस पार्टी को भी 2 ही सीटें मिल रही हैं। तो क्षेत्रीय दलों की ताकत और बढ़ती जा रही है। बीजेडी की तस्वीर अगर हम देखें उड़ीसा में। इसके बाद बात करते हैं झारखंड की। तो यहां पर बीजेपी की स्थिति अच्छी है। बीजेपी को 10 सीटें यहां मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 1, और अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। ये तस्वीर झारखंड की। झारखंड के बाद बात करते हैं असम की। असम की जो सीटें हैं, असम की कुल 14 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं, और अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। तो किशोर, ये तस्वीर। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर बीजेडी की बात की जाए या ममता बनर्जी की बात की जाए, उनकी ताकत बढ़ी है, काफी ज्यादा बढ़ी है। जी हाँ, बीजेडी की खास तौर पे नवीन पटनायक के पास अगर इतनी सीटें आती हैं तो वो बहुत बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, अगर दोनों गठबंधन पीछे रह जाते हैं, खासकर अगर एनडीए पीछे रह जाता है बहुमत से तो। लेकिन झारखंड की आज जरूर बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाश कुमार जी मौजूद हैं। झारखंड में इतनी ज़्यादा सीटें बीजेपी को इस माहौल में, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से? ये है, कम से कम अर्बन एरियाज़ में पहले भी बीजेपी का वेव रहता था, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा है। और जैसा लोग बता रहे हैं, वहाँ पे रूरल एरियाज़ में भी इस बार वेव है मोदी का। जैसे गोड्डा में इस बार मोदी का वेव है, कोडरमा में भी थोड़ा वेव है। रांची तो ऑलरेडी बीजेपी का पहले से ही स्ट्रांग होल्ड रहा है, लेकिन कांग्रेस पिछली बार वहाँ से जीती थी। इस बार जो राम टहल वहाँ से जीत रहे हैं, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो वेव तो है थोड़ा उधर, लेकिन अभी वहाँ जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो, जैसे जेएमएम 10 सालों में बहुत स्ट्रांग हुई है, जेवीएम 10 सालों में बहुत स्ट्रांग हुई है। इस बार जेवीएम अपनी टैली को कितना बढ़ाएगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जेवीएम बहुत जगह कांटे की टक्कर दे रही है। जैसे दुमका में जेवीएम के लीडर के आने से शिबू सोरेन की सीट खतरे में हो गई है। तो इन सब बातों को देखने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है उस पर डिपेंड करेगा। ये बात सही है कि बीजेपी के फेवर में एक वेव है झारखंड में, और इस बार कुछ रूरल इलाके में भी वो वेव देखने को मिल रहा है। खैर, ये तो झारखंड की बात हुई, लेकिन जो और पूरी जो तस्वीर जो दिख रही है, जिसपे नरेंद्र मोदी को ने ये जवाब दिया कि गुब्बारा फोड़ने तो कांग्रेस 2012 में भी निकली थी, नहीं फोड़ पाई, उस पर उर्मिलेश जी। हाँ, देखो, जहाँ तक विपक्ष के नेता के तौर पे राहुल गांधी, विपक्षी सेंस में मैं कह रहा हूँ कि भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के ऐसी लहर की बातें होंगी कि कांग्रेस विपक्ष दिख रही है। तो उस तौर पे अगर देखा जाए तो राहुल उनको चुनौती दे रहे हैं, और चुनौती देना कोई बुरी बात नहीं है। गड़बड़ी यह है कि राहुल गांधी का पीछा उनकी सरकार की 5 साल की, खासकर 5 साल की जो खराब गवर्नेंस है, जो उनकी विफलताएं हैं, वो उनका पीछा कर रहे हैं। वरना इश्यूज को अगर देखिए, मुद्दों को अगर देखिए, तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले वो ज्यादा बेहतर ढंग से पुटअप कर रहे हैं, शालीनता के साथ, समझदारी के साथ। और हाल के अगर राहुल गांधी के भाषण देखें तो उसमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक नई चीजें दिख रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि सरकार की परफॉर्मेंस उनके आड़े आतो आ रही। देखिए, ये इस किस्म की बहस अगर होगी अभी की स्थिति में, तो वो सब चीज़ें नरेंद्र मोदी के हक में जाएंगी। और राहुल को अगर ये करना था तो साल भर 2 साल पहले से इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी। ये चुनाव के वक्त वो कर रहे हैं, और जितना करेंगे वो बैकफायर करेंगे। चुनाव के वक्त मुझे लगता है कि वैसा देखा जाए तो राहुल ने उसी मोदी के भाषा में मोदी को जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन ये पहले से करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। आज ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट दिख रही है। उनकी बौखलाहट से इससे मोदी को फायदा होगा। ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है,
30% लोग का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरे 70% का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये इसलिए ये 5 साल से ये 70% का ये एंटी कांग्रेस हो गया। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मेनली कांग्रेस का ये डिप्रेशन है। लेकिन एक चीज़ बोलता हूँ, ये सब हटके जो सर्वे आपके किए हैं, आपने देखा है जितने जो जैसे उड़ीसा है या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, इससे यही साफ नज़र आ रहा है कि क्षेत्रीय दल उभर के आ रहे हैं। चाहे अब एनडीए आए या बीजेपी आए या कांग्रेस आए, दोनों को क्षेत्रीय दलों का सपोर्ट के बगैर अपना सरकार नहीं बना पाएंगे। यानी कांग्रेस के विरोध में अगर कोई क्षेत्रीय दल है तो पहला प्रेफरेंस वो दिख रहा है, बीजेपी नहीं। देखिए, मतलब क्षेत्रीय दल के साथ भाजपा के मतलब नरेंद्र मोदी एक बड़ी समस्या है। क्षेत्रीय दल के बहुत क्षेत्रीय दल है जो नरेंद्र मोदी, जैसे ममता बनर्जी का 30% मुस्लिम वोट है। नवीन पटनायक क्या करेगा? अभी तक नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक स्टेटमेंट भी नहीं किए हैं, लेकिन नहीं जाएंगे ना एनडीए ना यूपीए, कहीं नहीं जाएंगे। किशोर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, 1989 से बीजेपी का जो ग्रोथ हुआ था, परसेंटेज ऑफ वोट एंड सीट, लास्ट 2 इलेक्शन में 2004, 2009 में बीजेपी का जो झटका है, उससे संघ परिवार और भाजपा ने एक तय किए हैं कि इस समय क्षेत्रीय दल एनडीए के बारे में अगर आप सोचेंगे तो परसेंटेज ऑफ वोट और बीजेपी का संख्या घटते जा रहे हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के नाम से हिंदुत्व के इशू में, और वो हिंदुत्व राम मंदिर मूवमेंट का हिंदुत्व नहीं, आज भी देखिए नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, स्ट्रांग नेशन, आइडियोलॉजी एंड व्यक्ति। तो ये जो इश्यूज है ना, इसमें पहले अपना वोट हर स्टेट में सैचुरेशन में है, उसको कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी, इस बार इसीलिए स्ट्रेटेजी ये लिए है बीजेपी। लेकिन गुब्बारा कांग्रेस ने 2012 में फोड़ने की बात की थी, हमने कांग्रेस का गुब्बारा फोड़ दिया, ये जो कहा आज नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को सीधा जवाब देते हुए, इस मोड़ पर चुनाव के, ये इससे क्या संकेत मिलता? देखिए, थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर है बीजेपी में। जो ऑन ग्राउंड जो रिएक्शंस आ रहे हैं और उनके 2-4 गलतियां जो पिछले 10 दिनों में हुई है, उसमें थोड़ी सी हड़बड़ाहट है और शायद उसके करेक्शन में और थोड़ा हड़बड़ाहट हो रहा है। लेकिन एक बात तय है कि लोकमानस में एक डिसीजन ले लिया है कि कांग्रेस के सरकार के विरोध में वोट जा रहा है। अब इसको बीजेपी कितना समेट पाती है, नरेंद्र मोदी के नाम पर कितना समेट पाती है, ये देखना है। अब सबसे इसमें दिखती बात है, देखिए आप केरल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, आंध्र प्रदेश में देखिए, उड़ीसा में देखिए, बंगाल में देखिए, वहाँ पर मोदी की लहर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो ब्रांडिंग हुआ है वो इनकम्प्लीट ब्रांडिंग है, क्योंकि ये महज हिंदी भाषी राज्यों में हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में तो मोदी कामयाब हुए, लेकिन फिर जब कैंडिडेट के सिलेक्शन की बात आई तब लोग देख रहे हैं कैंडिडेट कौन है, फिर उसमें मजहब का भी फैक्टर आ रहा है, वो जाति का भी फैक्टर आ रहा है, उसके पार जाने में मोदी मुझे लगता है कामयाब उतने नहीं हुए। इसलिए हम ये जो झोल देख रहे हैं अभी, जो पहले के सर्वे में और अभी के सर्वे में, वो उसमें परिलक्षित कहीं ना कहीं। और एक सवाल यहाँ पर, ये जो आम आदमी पार्टी गुजरात मॉडल पर जिस तरह से हमले कर रही है खासकर मीडिया में, क्या उसका भी कुछ असर पड़ रहा है? शायद आम आदमी पार्टी को समर्थन न मिल रहा हो, क्या बीजेपी जो गुब्बारा फुलाने की कोशिश कर रही है, क्या उस पर असर पड़ रहा है? इसलिए नरेंद्र मोदी ने ये बोला। अहम सवाल आम आदमी पार्टी का क्या हुआ? उत्तर भारत में तो देखेंगे क्या हो रहा है। दिल्ली में तो हम देख चुके हैं कि 3 सीटों पर सिमट रही है इसलिए कहेंगे क्योंकि एक वक्त 6 की बात हो रही थी। लेकिन अरविंद जी, आम आदमी पार्टी का क्या बाकी जगह असर नहीं है? देखिए, जिस किस्म की जल्दबाजी और जल्दबाजी में बेवकूफ़ियाँ करते गए हैं, वो उसमें उन्होंने अपना नुकसान किया। जो मोमेंटम उनके पक्ष में बना था वो ख़त्म हो गया। उन पे कोई दाग आ गया हो, वो कोई बेईमानी में पकड़े गए हों, उन्होंने और पार्टियों से होल्ड लेना शुरू कर दिया हो, जाति धर्म में अपराधी भर्ती में, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उनकी हवा बिगड़ी है। लेकिन चुनाव का कुल माहौल बदला है उनके वजह से। साबिर अली का रुक जाना, विनोद शर्मा का दरवाजे पे आके रुक जाना बीजेपी, ये इसलिए नहीं हुआ है कि कोई बीजेपी में कोई अचानक कोई उनकी आत्मा बदल गई है। वो आत्मा बदली है इस दबाव से। फिर करप्शन के मसले उस किस्म से नहीं आ रहे हैं। लेकिन शायद पार्टियों ने भी ये जान लिया कि इसका इतना ज़्यादा असर नहीं है जितना हम मान के चल रहे हैं। तभी येडियुरप्पा भी हुआ, तभी अशोक चव्हाण भी हुआ। नहीं, लेकिन तभी अरुण जेटली का लुधियाना वो अमृतसर जाना भी हुआ। तभी दिल्ली में बीजेपी के एक भी बड़े नेता का खड़ा नहीं होना, हर्षवर्धन को आखिरी मोहरे के तौर पे लगाया गया, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं हो रहा। दिल्ली में तो यकीनन असर है, दिल्ली में तो नहीं। और राजनाथ सिंह का गाजियाबाद से निकल के लखनऊ जाना भी तभी, ये सब असर रहे। लेकिन जो
मोमेंटम उन्होंने बनाया था, वो मोमेंटम खुद अपने कामों से कम। एक मिनट अभय जी, आम आदमी पार्टी बहुत उम्मीद थी कि ये उम्मीद ना भी रही हो कि बहुत बड़ी संख्या में आएगी, लेकिन हर जगह अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएगी, वो अभी तक नहीं दिख रहा है। देखिए, प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति प्रतीकात्मक रूप से है, दर्ज है। कुछ सीटों में उन्हें सम्मानजनक वोट भी मिलेंगे और उनकी चुनाव के बाद में अगर सारे वोटों को जोड़ दिया जाए तो ऐसी उनकी स्थिति भी बन सकती है कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता वगैरह भी प्राप्त हो जाए। लेकिन वो वैसा प्रदर्शन कर पाएंगे जैसा प्रदर्शन उन्होंने दिल्ली में किया था, इस बात की संभावना बहुत ही कम है। वो जो कहते हैं ना, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहना था कि पहले मेरा ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन दिल्ली में देख के मेरा ईश्वर में विश्वास हो गया है। तो यहाँ भी ईश्वर भी उनकी कोई खास मदद इस मामले में नहीं कर पाएगा। तो पश्चिम और मध्य में तो मोदी की लहर है और बरकरार है, लेकिन दक्षिण और पूर्व देखिए तो क्षेत्रीय दलों का पलड़ा भारी दिखता है। यानी हर प्रश्न का उत्तर उत्तर में है। सुमेरा। जी हाँ किशोर, हर प्रश्न का उत्तर उत्तर में है और उसमें उत्तर प्रदेश बहुत अहमियत रखता है। लेकिन वो दिखाएं उससे पहले एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं वो तमाम सीटें जो अभी तक हमने दिखाई हैं। 134 सीटें दक्षिण भारत की और यहाँ पर यूपीए को 35 सीटें, एनडीए ने कई छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है लेकिन 21 सीटें ही उन्हें मिल रही हैं। यहाँ पर लेफ्ट को 9 सीटें और अन्य यहाँ पर एक बड़ा धड़ा है, एक बड़ी ताकत है, 69 सीटें उनके पास। तो इनके हाथ में चाबी है, अन्य के हाथ में जिसमें जयललिता हैं, जिसमें वाईएसआर हैं, ये तमाम लोग हैं जिनके हाथ में दक्षिण में चाबी है और वो किसके साथ जाते हैं बहुत अहमियत रखता है। इसके बाद पश्चिम में लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर, बीजेपी की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 106 सीटें बीजेपी और उनके गठबंधन को, यूपीए बहुत पीछे, एनडीए से 30 सीटें ही उनके पास जा रही हैं, लेफ्ट के पास कुछ नहीं और अन्य के खाते में 5। इसके बाद अब आते हैं उत्तर भारत पे और राज्यवार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी को 6। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें 2009 में मिली थी, नुकसान हो रहा है 2 सीटों का और वो फायदा बीजेपी गठबंधन को जा रहा है। लेकिन इतनी बुरी तरह भी कांग्रेस पार्टी का यहाँ सफाया नहीं हो रहा है, देखिए पंजाब में। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा की, लेकिन यहाँ पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो लहर है वो दिखाई दे रही है। 9 सीटें उनके पास 2009 में थी लेकिन अब 9 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास है और कांग्रेस पार्टी के पास 1 ही सीट आ रही है हरियाणा में। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी भी मौजूद है, यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को 3-3 सीटें मिल रही हैं। तो किसी हद तक बीजेपी ने अपने जो खोई हुई जमीन थी उसे हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट ले रही है। जो पहले हमने ओपिनियन पोल दिखाए थे उसमें उनकी हालत काफी खराब थी। इसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में देखिए यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में 2 जा रही है। इसमें से 1 सीट जो अन्य में है वो पीडीपी की सीट है। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी बहुत दिलचस्प है, देखिए 5 सीटें 5 की 5 बीजेपी को जा रही है। पहले ये 5 की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास गई थी। तो ये उत्तराखंड की तस्वीर। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल में बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। पहले 3 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो ये तस्वीर उत्तर भारत के अहम राज्यों की, लेकिन सबसे अहम उत्तर प्रदेश है। वो आंकड़ा अभी थोड़ी देर में अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन ये तमाम जो राज्य हैं उनके आंकड़े हमने रखे सामने। किशोर जी, सुमेरा बहुत नाइंसाफी है, आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा नहीं बता रही हैं, लेकिन हरियाणा का आंकड़ा काफ़ी दिलचस्प एक तरह से, क्योंकि यहाँ से भी आम आदमी पार्टी को काफ़ी उम्मीद थी और लग नहीं रहा कि कोई वो उम्मीद सीटों में तब्दील हो रही है। कम से कम ओपिनियन पोल का आंकड़ा तो यही बता रहा है। हमारे साथ अंकित मौजूद हैं गुड़गांव से। अंकित, 9-1। किशोर, एक बार फिर से वो आंकड़ा जाना चाहेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है हरियाणा के लिहाज से। 9 बीजेपी 1 कांग्रेस, यानी 9 बीजेपी गठबंधन 1 कांग्रेस। 9 बीजेपी 1 कांग्रेस। हरियाणा का जो ओपिनियन पोल आया है वो ये दर्शा रहा है कि बीजेपी की लहर, नरेंद्र मोदी की लहर जो कहा जा रहा है देश भर में, वो हरियाणा में भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बीजेपी से कुलभूषण भारद्वाज हैं जो कि बीजेपी से हैं, अनिल राव आईएनएलडी से मौजूद हैं, खजान सिंह कांग्रेस से मौजूद हैं और निशा सिंह हैं वो हैं आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कुलभूषण जी, क्या कहा जाए कि हरियाणा में भी नरेंद्र मोदी की लहर या और कोई फैक्टर? ना केवल हरियाणा में अपितु पूरे देश भर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की लहर है और निश्चित रूप से 16 तारीख को जो परिणाम आने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हमारे प्रधानमंत्री पद के हैं नरेंद्र भाई मोदी, वो पूरे के पूरे 300 से ऊपर सीटें हम लेकर जाएंगे।
आप कांग्रेस से हैं, आपका भी खाता तो खुला, लेकिन पिछले 2 चुनावों में 2004 में 2009 के चुनावों में आपके पास 9 सीटें थी। इस बार तो एकदम उलट गए हैं। देखिए 2004 में भी 2009 में भी इसी तरीके के आंकड़े दिए गए थे और इस तरीके के सर्वे रिपोर्ट आई थी और फिर हम 9 सीट ले गए तो 2004 में 2009 में हम फिर 9 सीट ले गए थे और इस बार 10 की 10 सीटें लेंगे। कांग्रेस में विकास अभी भी कांग्रेस का दावा है। आईएनएलडी की बात करें तो आईएनएलडी तो भले ही दावे कितने करे, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। देखिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना चाहिए ताकि ये देश सुधर सके। सबसे पहली बात तो मेरी ये, और रही बात इस रिजल्ट्स की, ये तो 16 मई को बताया। भी माने कि बीजेपी के 9 सीट कोई बीजेपी की 9 सीट नहीं था। आपने तो हमारी 8 सीट दिखाई थी, हमारी 32 सीट आई थी एमएलए में, आपने तो 8 दिखाई थी। ऐसा ही रिजल्ट अब देख लेना। अब रही बात आपकी, क्योंकि आपका इस वजह से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि योगेंद्र यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको हरियाणा से काफी उम्मीदें हैं। निशा जी क्या कहा जाए, आम आदमी पार्टी को बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन ओपिनियन पोल तो कुछ और ही दर्शा रहा है। देखिए ओपिनियन पोल तो दिल्ली से पहले भी कुछ और ही दर्शाते थे, और जो लहर की बात कर रहे हैं और स्पेशली अगर गुड़गांव की बात करें तो हमारे जो सिटिंग एमपी हैं, जो पिछले बारी 2 बारी कांग्रेस से एमपी रहे हैं, अब कांग्रेस बीजेपी में चले गए हैं, तो ये तो लोगों के आंख में धूल झोंकने वाली बात है। वो लोगों को दिखता है साफ कि तो वो आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है आज की तारीख में? आप मानते हैं कि आप लोगों का खाता खुलेगा यहाँ पर हरियाणा में? जी हाँ, हमारा जी बताइए। मैं बताता हूँ कि हमारा खुलेगा ही नहीं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी रहेगी। अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों से जानना चाहूंगा, ये बताइए कि क्या इश्यूज होंगे? क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर वोट पड़ेगा या इश्यूज भी होंगे? इश्यूज भी होंगे, सिर्फ चेहरे के नाम पे नहीं होगा, बल्कि आज की जनता पूरे विश्व भर में देखा जाए तो हर जगह जो है एक लहर दौड़ रही है कि सब दौड़ रही है। मैम क्या कहा जाए कि वाकई में हरियाणा में नरेंद्र मोदी की लहर है और बीजेपी को 9 सीटें आपको लगता है कि मिल जाएंगी, आप लोग वोट करेंगे, या कौन से इश्यूज होंगे? नहीं, बीजेपी की जो देखिए लहर तो बहुत तेजी से है। पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम नरेंद्र मोदी को आपसे जानना चाहूंगा क्या मैं ये कहना चाहूंगा, ये देश का दुर्भाग्य होगा अगर नरेंद्र मोदी जी पीएम नहीं बने तो इस बार। और आपसे जानना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस आएगी 100%। कुछ और लोगों से सर आपसे जानना चाहूंगा, क्या वो इश्यूज होंगे? नरेंद्र मोदी का क्या जादू चल रहा है या लोकल इश्यूज है? जरूर चल रहा है। एक तो आंतरिक सुरक्षा की बात है, एक विदेश नीति की बात है। आपसे जानना हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की लहर है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इन लोग 10 की 10 सीटें देगी। आपसे जानना चाहूंगा क्या बीजेपी क्यों? मोदी भी इसलिए कि 20 साल तक कांग्रेस ने देश को खा दिया, खत्म कर दिया। आप लोगों से आपसे जानना चाहूंगा क्यों? कौन सी पार्टी? विकास किया, कांग्रेस ने विकास किया है। आपसे जानना चाहूंगा, अगर यहाँ पर चुनावों के दौरान क्या इश्यूज होंगे? क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर वोट पड़ेगा जैसा कि रुझान आ रहा है, या ओनली मोदी? कुछ और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोग क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर वोट? युवाओं से सिर्फ भारत माता को बेड़ियों में जकड़ दिया इन कांग्रेसियों ने। अगर बचाना है तो मोदी। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, क्या नरेंद्र मोदी की लहर है हरियाणा में? ना नरेंद्र मोदी की लहर है, ना गांधी की लहर है। यहाँ विकास चाहिए, किसी भी पार्टी ने विकास नहीं। आप बताइए, विकास की लहर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो मूक ना हो, जो बधिर ना हो। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री मूक और बधिर नहीं होना चाहिए। मूक और बधिर नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री। सर आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए कि आप लोग ये बताइए क्यों, अगर जो है बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो क्यों? क्या सिर्फ मोदी के चेहरे को देखकर? बीजेपी में यूथ का बहुत सम्मान होता है और यूथ के लिए बीजेपी ने बहुत काम किया। बीजेपी और भारत के संतों ने भी ये ठान लिया है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। सर आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए जी, आप क्या हम ये चाहते हैं कि बीजेपी भी ने काफी राज किया, कांग्रेस ने भी राज किया, लेकिन आपकी बात नई पार्टी आनी चाहिए जो कि कांग्रेस भाड़ेगी। लोगों के अपने अपने इश्यूज हैं, लेकिन
निश्चित तौर पर जिस तरीके के ओपिनियन पोल निकल के आए हैं, जो रुझान निकल के आए हैं, ओपिनियन पोल के जो नतीजे दर्शा रहे हैं कि 9 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं, तो यहाँ पर जो ग्राउंड पर या जो लोगों से बातचीत करने के बाद भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। तो उत्तर में हमने जो राज्य देखे उत्तर प्रदेश के अलावा, वहां साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी काफी आगे है। लेकिन पंजाब में 7-6 कांग्रेस की 6, ये थोड़ी जरूर चिंता बढ़ाएंगी एसएडी और बीजेपी के गठबंधन को। हमारे साथ अमृतसर से यादविंद्र मौजूद हैं। यादविंद्र, बस 2-3 मिनट। यादविंद्र, आवाज मिल रही है मेरी? यादविंद्र तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत दिलचस्प मुकाबला ये अमृतसर में। कोशिश करेंगे यादविंद्र तक पहुंचने के लिए, लेकिन 7-6 अनिल जी, 7-6 और अमृतसर में तो जेटली ही मुश्किल में लग रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ही कैंपेन नहीं करेंगे। आपका जो आज की जो डेवलपमेंट है कि ये लग रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ कैंपेन नहीं करेंगे। उन्होंने आज कहा, लेकिन उनका हाव भाव उसी दिन बता रहा था जब उनको अशोका रोड हेडक्वार्टर्स बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलाया गया था। नहीं, अरुण जेटली का उनके घर जाना, वहां से निकलना और फिर कैमरे पर आकर उनकी पत्नी का कहना कि कैंपेन नहीं करेंगे, ये तो इससे तो बच सकते थे। ये जाहिर है, आपको पता होना चाहिए कि नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 1-1.5 साल से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। उसका कारण कुछ भी रहे हों, और वो तैयार भी नहीं थे लड़ने के लिए इलेक्शन। लेकिन मुझे लगता है कि आखिर वक्त पे वो तैयार थे या नहीं तैयार थे, लेकिन अरुण जेटली का सीन पे उतर आना, तो मुझे लगता है स्ट्रेटजिकली भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी नाराज़गी थोड़ी दिखाई होगी, थोड़ी रजामंदी भी दिखाई होगी। जैसे उन्होंने बाहर आके कहा कि अरुण जेटली मेरे गुरु हैं, तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल हाव भाव वाली बात है। जहाँ तक आपकी 7-6 वाली, जहाँ तक आपकी जहाँ तक उसका सवाल है सिद्धू का, उसने अरुण जेटली मेरे गुरु है कि गुरु अरुण जेटली है, ये बोला ही पता नहीं। 7-6 पंजाब में, अलका जी। मुझे लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस जो है आंकड़ों के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि बीजेपी से कम है, लेकिन अगर हम विधानसभा के चुनाव देखेंगे जो 2 साल पहले हुए थे, तो उससे लगता है कि कांग्रेस जब तक फाइनल वहाँ पे 30 अप्रैल को है, कांग्रेस कुछ और बेहतर कर सकती है, बीजेपी को चुनौती दे सकती है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस ने 2-3 उम्मीदवार बहुत तगड़े उतारे हैं। एक तो अरुण जेटली को उन्होंने वहाँ पर फंसा दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतार कर। जी, उसी की बात हो रही है। और अरुण जेटली फर्स्ट अपना लोकसभा चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी मतलब, और ये नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत बड़ा प्रेस्टीज इशू होगा कि अरुण जेटली किस तरह से वहाँ से सीट निकाल पाते हैं। और कल कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमृतसर में जो रैली थी गोल्डन टेम्पल, जाने कि वहाँ पर आप देखेंगे माझा, दुआब और मालवा, तीनों पंजाब के रीजन से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे। वहाँ से मौजूद हैं। यादविंद्र से हमारा संपर्क जुड़ गया। यादविंद्र, तो अमृतसर में ही फंसती दिख रही है बीजेपी, इसलिए ये 7-6 हो रहा है स्कोर। देखिए, अमृतसर की पहचान हमेशा धार्मिक नगरी के तौर पर रही है। आज सबसे हॉट सीट है जो पंजाब की लोकसभा की, वो बन चुकी है। यहाँ से अरुण जेटली और कैप्टन अमरिंदर सिंह मैदान में, और दोनों ही दावा कर रहे हैं कि हम ये सीट जीतेंगे। और खासकर बादल फैमिली का भी जोर लगा हुआ है कि कैसे ये सीट को निकाला जाए, उनके नाक का सवाल है। ये हमारे साथ जो अभी मेहमान हैं, आम आदमी पार्टी से सरदारा सिंह हैं, कांग्रेस से हमारे साथ, कांग्रेस से भी हमारे साथ हैं, और बीजेपी से तरुण चुग हैं, और अकाली दल से हमारे साथ विरसा सिंह बटोआ है। हम सबसे पहले गुरजीत जी के पास जाते हैं जो कांग्रेस से हैं। कांग्रेस ने जो दांव खेला था, जो सोनिया गांधी ने जो एक पॉलिटिकल जुआ खेला कि बड़े दिग्गजों को, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अंबिका सोनी और तमाम जो दिग्गज से, प्रताप सिंह बाजवा जैसे इनको निकाला, उनका फायदा मिल रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत बड़ा फायदा है जी हमें इस बात का। और ये जो अब दिन आने वाले हैं आप देखेंगे, इसमें कल रोड शो हुआ है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, 1 लाख से लोग ज्यादा ऊपर थे। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस, पंजाब में कांग्रेस का पत्ता साफ हो रहा था, कांग्रेस को रिवाइव करने की रणनीति है ये? बिल्कुल गलत बात है। देखो, पंजाब में कांग्रेस पहले ही बहुत अच्छी हालत में है, और ये जो हालात पंजाब में बने हुए हैं इस टाइम, आप देखिए, यहाँ टैक्सों का बोझ है लोगों के ऊपर, व्यापारी लोग सभी परेशान है, मुलाजिम परेशान है, किसान देखिए 4-4 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि ये दावा कर रहे हैं कि बिजली 24 घंटे मिल रही है। यही मुद्दे आपने 2012 की विधानसभा चुनाव के टाइम उठाए थे और आप हार गए।
देखो वो एक अलग बात है, 2012 की चुनाव कैसे आ रही है आपको भी पता है, लेकिन जो आज का दिन है, जो ये हालात है अब बने हुए, ये पंजाब के लोग सब निकल के बाहर आ चुके हैं, ये आपने कल देखा है इस बात का। तरुण जी, आपको लास्ट जो हमारा ओपिनियन पोल था, काली बीजेपी को 10 सीटें आ रही थी, अभी आपको 7 सीटें आ रही हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि पंजाब में बीजेपी ने कोई सिख कैंडिडेट नहीं दिया, एक सिख कैंडिडेट था उसकी भी सीट काट दी आपने। पंजाब में अकाली भाजपा अलायंस 13 सीटें जीत रहा है, और जो ये एक शोर डाला जा रहा है कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस ने उतारे हैं, कांग्रेस ने अपनी डिफ्यूज टीम जो उसके पास थी, जो काफी समय से राजनीति से आउट हो चुकी टीम थी, उसको उतारा है और उनका कोई प्रभाव नहीं है। जिन नेताओं के नाम आप ले रहे हैं, पंजाब में तो कांग्रेस के हालात ये हैं कि पिछले 2 साल से कांग्रेस के विधायक दल की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। आपके ऊपर इल्जाम लगता है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप सेकुलर पार्टी ने, आपने यहाँ सिखों को टिकट नहीं दी और यूपी में आपने किसी मुस्लिम को नहीं दी। यहाँ तक कि पंजाब के अंदर कांग्रेस के सिटिंग एमपीज खुद सीटें छोड़ के भाग रहे हैं। पंजाब में मुनीश तिवारी लुधियाना से भाग चुके हैं। बताइए, आपने तीनों सीटों में से कैंडिडेट को सीट क्यों नहीं दी? रविंदर बिट्टू यहाँ से जा चुके। हमारी जो सोच है वो हमेशा विनिंग कौन है और कौन जीतेगा, और हमारे जो 13 सीटों हैं उनमें से बाकी जगह पर हमारे सिख कैंडिडेट खड़े हैं। अलायंस पार्टनर हमारा चुनाव लड़ रहा है। बटुआ साहब, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप कहते हैं कि दरबार साहब पर जो हमला हुआ था वो बहुत बड़ी बात थी, इसके ऊपर लगातार बादल साहब पॉलिटिक्स करते हैं। अडवाणी अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखते हैं कि हमने ये हमला करवाया था, हमने ये प्रेशर बनाया था। अभी चुनाव इसी मसले पर फंसा हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात दरबार साहब के अटैक को लेकर हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि कालियों ने करवाया, बीजेपी ने करवाया, आप कह रहे हैं कि उन्होंने करवाया। यहाँ तक श्री हरमंदिर साहब पे जो आर्मी अटैक हुआ था, किसी भी छोटे से छोटे बच्चे से पूछ लें उसका दोषी कौन है, पूरी दुनिया में बताया गया कि उसका दोषी कांग्रेस पार्टी है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर उस समय अकाली दल में आए थे और साहब प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में उन्होंने काम किया था, तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं बोला। और यहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात है, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक ये कह रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, एक तरफ तो कांग्रेस ने हमला किया, दोषी हैं, तो दोषियों की कतार में खड़े होकर उंगली उठाना। लगता है कि दिग्गज आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आपको ज्यादा सीटें आ रही थी, इस बार ओपिनियन पोल में कम सीटें आ रही हैं। जहां तक दिग्गजों की बात है, इनमें से खुशी से कौन खड़ा हुआ है? किसी ने टिकट मांगी? हाथ जोड़ते रहे सोनिया गांधी जी के पास, राहुल गांधी जी के पास, हमें मत खड़ा करो, तो आपको रिजल्ट भी पता लग जाएगा। 16 मई को जो रिजल्ट आना है, ये जो सबसे पहले तो दिग्गज उड़ेंगे, और उसके बाद हमारा तो टारगेट है कि हमने स्वीप करना है, क्योंकि पंजाब की जनता के लिए जो हमने किया है, और जो नेशनल लेवल पे जो कांग्रेस ने महंगाई दी है, घपले किए हैं, और जो पंजाब के साथ बेइंसाफी की है, वो सभी को मालूम है। तो कांग्रेस का भी दावा है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटेंगे, और अकाली दल भी ये दावा कर रहा है कि हम भी स्वीप करेंगे। और ये लहर यहाँ पर कम से कम ये है कि कैप्टन की लहर है या बीजेपी की लहर है या बादल की लहर है, ये सबसे बड़ा सवाल अमृतसर में बना हुआ है। किशोर।